नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। छपरा से बड़ी खबर है। यहां चलते ट्रक में आग लग गई। आग लगने के कारण ट्रक धू धू कर जलने लगा। रात की बात यह रही कि घटना में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए, लेकिन ये तस्वीरें देखिए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक धू धू कर जलने लगा। पूरे ट्रक को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना बस्ती जलाल गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रक में आग लगी। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारण छपरा पटना मार्ग पर काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा। तो ये द बर्निंग ट्रक की तस्वीरें, आग की लपटें देख सकते हैं कितनी ऊंची और धुएं का गुबार जिसने पूरे ट्रक को खाक में तब्दील कर दिया। संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, पूरी खबर बताएं। ये आग लगी उस समय क्या हालात थे? अभी तो आग बुझाई जा चुकी है, अब क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, हालात अब सामान्य हो चुके हैं, आग बुझाई जा चुकी है। हालांकि इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राइवर खलासी अपनी जान बचाने में सफल रह चुकी है। आग ने अचानक इतनी तेजी से अपना विकराल रूप धारण किया कि ड्राइवर खलासी भी काफी डर गए थे, वो ट्रक में फंस गए थे। हालांकि वो लोग किसी तरह निकल गए, वहां भागने में सफल रहे और ट्रक उनकी आंखों के सामने धू धू कर जल गया। जो बताया जा रहा है कि पटना की तरफ से छपरा की तरफ ट्रक जा रही थी और उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट, पहले धुआं निकलना शुरू हुआ और आग ने तुरंत ही पूरा लपटें निकलने लगी उससे। और बीच रास्ते में जब ट्रक जलने लगी तो किसी तरह ड्राइवर खलासी उससे निकल करके भागे हैं। तभी दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। हालांकि ट्रक पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ट्रक में अब कुछ भी नहीं बचा वैसा जिससे कि उसको फिर से चलाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पटना पुलिस ने भीषण चोरी की घटना में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अपराधी इंटर और बीए पास हैं। अपराधियों के पास से 350 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी के साथ साथ 1,80,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा का दावा है कि ये गिरोह राजधानी में हुई भीषण चोरी की 8 घटनाओं में शामिल रहा है। फिलहाल इस गिरोह में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। पढ़े लिखे सब हैं और सब लोग सुल्तानगंज के रहने वाले हैं। ये लोग रैंडम टारगेट सेलेक्ट करते हैं, किसी अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, बढ़िया वेशभूषा में जाते हैं। कोई गार्ड इनको नहीं डाउट करेगा कि ये कोई अपराधी है। अच्छा कपड़ा पहन के जाना, अच्छा गॉगल्स लगा के जाना, टोपी लगा के जाना, बिना नकाब पहने जाते हैं, कोई डाउट कोई नहीं करेगा। गार्ड अगर रोकता भी है तो ये बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, अच्छा हम 302 में जा रहे हैं, मालिक से बात करा देते हैं। और एक्चुअली में इनका जो आदमी होता है वो बाहर खड़ा रहता है, उसी से बात करा देते हैं। तो वो बोल देता है कि हाँ आने दीजिए, 302 में आने दीजिए। तो गार्ड को कोई डाउट नहीं रहता है। खबर बेतिया से, जहां नशे की हालत में ड्यूटी कर रहे एक डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि डॉक्टर हेमंत पांडे मझौलिया पीएचसी में नशे की हालत में ड्यूटी कर रहे थे। किसी ने वीडियो बनाकर पुलिस को भेजा, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर से सैंपल में भी शराब पीने की पुष्टि हुई है। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर है। सीतामढ़ी में क्वारंटीन सेंटर पर हंगामा हुआ है। बाहर से आए मजदूरों ने हंगामा किया, घर वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। नाराज लोगों ने प्रशासन की टीम पर भी पथराव किया है। बीडीओ सहित कई लोगों को चोट भी आई है। सुरसंड के सरयू राय हाई स्कूल क्वारंटीन सेंटर का यह मामला है, जहां पर हंगामा हुआ है। सीतामढ़ी में क्वारंटीन सेंटर पर हंगामा हुआ है और जो बाहर से आए मजदूर हैं जिन्हें क्वारंटीन सेंटर पर रखा गया है, वो घर भेजने की मांग कर रहे हैं। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, इस वक्त हालात क्या हैं? जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि कल वहां जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, वहां जांच के दौरान 5 पॉजिटिव कोरोना के मरीज पाए गए थे, जिसके बाद सभी जो मरीज मिले थे उनको आइसोलेट कर दिया गया था। और वहाँ जो प्रवासी मजदूर रह गए थे उनको 14 दिन की जो वहाँ रहने की अवधि थी उसको बढ़ा दी गई थी, लेकिन प्रवासी मजदूर वहाँ रहने को तैयार नहीं थे और इसी बीच वे घर जाने लगे, जिसको रोकने के लिए वहाँ प्रशासन की टीम पहुंची, जिस पर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें बीडीओ, सीओ और जो इंस्पेक्टर है वहाँ के, उनको चोटें लगी है और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस बीच जो सीतामढ़ी के जिलाधिकारी है उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अनुशासन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और जो लोग पथराव की है प्रशासन की टीम पर, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सुमित। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए।
पटना के स्पेशल कोविड अस्पताल में आज कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक मरीज बेगूसराय और एक शिवहर जिले के निवासी थे। दोनों की उम्र 75 साल से ज्यादा थी। एनएमसीएच के अधीक्षक ने बताया कि शिवहर के मरीज की कैंसर और गंभीर जॉन्डिस होने के कारण मौत हुई। वहीं बेगूसराय के मरीज की कोरोना के गंभीर इन्फेक्शन और अत्यधिक बुजुर्ग होने के कारण मौत हुई। इन 2 मौतों के साथ बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। किशोरी जी का जो किशोरी राय का जो शिवहर के रहने वाले थे, उनकी मृत्यु जो है और 75 साल के थे, तो उनकी मृत्यु तो कोलेंजियोकार्सिनोमा था उनको, और साथ साथ में कोरोना पॉजिटिव भी थे। नागेश्वर प्रसाद सिंह जो कि 84 वर्ष के थे और यहाँ हमारे यहाँ 25 तारीख को एडमिट हुए थे। IGIMS से उनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। बेतिया में होमगार्ड जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। होमगार्ड का जवान बेतिया के एक वरीय पुलिस अधिकारी की गाड़ी चलाता था। ऐसे में उस वरीय अधिकारी और उनके गार्ड को क्वारंटीन कर दिया गया है। इधर संक्रमित होमगार्ड जवान के गांव चनपटिया के महना गांव में भी दहशत है, क्योंकि एक दिन पहले ही होमगार्ड का जवान गांव पहुंचा था, जहां उसने चौक पर चाय की दुकान में चाय भी पी थी और शेविंग भी कराई थी। फिलहाल पुलिस होमगार्ड जवान के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेस कर रही है ताकि सभी को क्वारंटीन किया जा सके और संक्रमण फैलने का खतरा कम हो। जिले में पुलिस विभाग में कोरोना का यह पहला मामला है। बता दें कि बेतिया जिले में कोरोना के करीब 50 मामले हैं, जिसमें से 28 स्वस्थ हो चुके हैं। चौक के हम दुकानदार हैं। यहाँ एक महाना चौक पे एक मरीज मिला हुआ है पॉजिटिव। यहाँ जो निवेदन है सरकार से, जो यहाँ टेस्ट लिया जाए सब पब्लिक को, जो है कि जो यहाँ जो है कि जो भाग दौड़ का माहौल कुछ ज्यादा है, हम लोग परेशान हैं। महना कुली चौक पर एक कोरोना का मरीज मिला हुआ है और मरीज के मिलने के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। आज स्थिति यह है कि लोग अपने घरों के अंदर दुबके हुए हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। सीएम नीतीश ने सभी से मास्क पहनने की अपील की है, लेकिन सीएम की अपील मुख्य सचिवालय में ही बेअसर नजर आ रही है। न्यूज 18 के रियलिटी चेक में कई ऐसे कर्मचारी मिले जो मास्क पहने बिना पहुंचे। अब देख रहे हैं हम लोग कैसे रखे हुए हैं। अब जैसे ही कुछ होगा, अभी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे करेंगे तो तुरंत ये देखिए, तो इससे भी होगा। और दूसरा जो मास्क पहनने का कई तरीका है। एक दिन पहले सीएम नीतीश कुमार सहज अंदाज में मास्क पहनने की अपील कर रहे थे, लेकिन अगले ही दिन सीएम की अपील मुख्य सचिवालय में ही बेअसर नजर आई। आज हम निकले हैं रियलिटी चेक में और ये देखेंगे कि जो लोग हैं वो मास्क का कितना प्रयोग कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मुख्य सचिवालय है और सचिवालय में यहाँ पे पहुंचे कि यहाँ आने जाने वाले जो लोग हैं वो इसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलकर देखते हैं कि इसके हकीकत आखिर है क्या। मुख्य सचिवालय, जहां सचिव से लेकर निचले स्तर तक के सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन हमें कई ऐसे कर्मचारी मिले जो बिना मास्क के बेधड़क सचिवालय में घुस रहे हैं। पहले इनसे मिलिए। ये मुकेश हैं, योजना विभाग में चपरासी के पद पर, लेकिन जनाब से मास्क के बारे में पूछा गया तो जवाब में बहानेबाजी ही सुनने को मिली। तो आप लोगों को नहीं बताया कि मास्क पहनना जरूरी है? मास्क गंदा हो गया था तो धो कर रखे हुए जाएंगे तो पहनेंगे भी। और ऐसे आप यहाँ पे कार्यालय में काम कर रहे हैं और घर पे रखे हुए हैं मास्क? सूखेगा तो पहन लेंगे। फिर एक पुलिसकर्मी मिले जिन्हें कैमरा दिखने पर मास्क पहनने की याद आई। अभी कैमरा देखकर के आप मास्क लगा रहे हैं? जी जी जी, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ सचिवालय में मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन आप कैमरा देखकर कभी मास्क लगाने लगे? जी ना ना नहीं, ऐसा कोई बात नहीं सर। नहीं लगता कि मास्क लगाना जरूरी है? जरूरी है सर, मास्क तो लगेबे करते हैं। तो हम आगे बढ़े तो एक और जनाब मिले जो बिना मास्क पहने बैठे थे। पूछा तो जेब से मास्क निकाल कर पहनने लगे और कहा मिस्टेक हो गया। आप सचिवालय में काम करते हैं सर? जी हाँ करते हैं। वो तो मास्क नहीं लगाया? नहीं लगाया, मिस्टेक हो गया, रखे हुए हैं। तो क्यों नहीं मास्क लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं, अभी आए हैं, पानी उनी पिए थे तो इसलिए खोल दिया। बाहर निकले तो सचिवालय में सिपाही के पद पर तैनात एक जनाब बुलेट पर शानो शौकत से सवार होकर पहुंचे, लेकिन मास्क नहीं था। पूछा तो जवाब में बहानेबाजी। कहा गया है पाबंदी कि सारे लोगों को मास्क लगाना जरूरी है। जी।
और आप ऐसे ही नहीं तो सर क्या कहता है, हम लोग यहाँ मेस चलाते हैं, उसके लिए खाना खाने के लिए बगल में बोलने जा रहे हैं। लगातार कितना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है सर, बिल्कुल जरूरी है सर। आपके पास मास्क है? मास्क तो नहीं है सर। मास्क पॉकेट में भी नहीं है? नहीं, मेरा रूम है वहाँ पे, क्या कहते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ। ये पूरी तरह से अवहेलना है? नहीं सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई, सॉरी। ये माने है कि मास्क लगाना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है सर। और ये सारे लोगों से अपील है कि जिस ढंग से मुख्यमंत्री लगातार अपील लोगों से कर रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो खुद से पालन करना होगा नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना जरूरी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। बिहार सरकार के निर्देश पर तमाम पंचायतों में मास्क और साबुन का वितरण कराया जा रहा है। जमुई जिले के 10 प्रखंड के 153 पंचायतों में भी ये काम जोर शोर से चल रहा है। गांव-गांव और टोले-टोले जाकर कोरोना वायरस से बचने के लिए हर परिवार के बीच 4 मास्क और साबुन देने के सरकारी निर्देश हैं। जमुई में अब तक 1.5 लाख परिवारों के बीच वितरण किया जा चुका है, वहीं 2 लाख परिवारों के बीच मास्क और साबुन बांटे जा रहे हैं। खैरा इलाके के महादलित टोले में मास्क और साबुन वितरण का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के निर्देश के बाद जमुई जिले के पंचायत स्तर पर गांव-गांव जाकर टोला टोला ले जाकर मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। हम अभी खड़े हैं जमुई जिले के खैरा प्रखंड के हमारी पंचायत में, जहां पर एक महादलित टोला है और यहां पर साफ दिख रहा है कि लोगों के बीच में, जो ग्रामीण है उनके बीच में मास्क का वितरण किया जा रहा है, साबुन दिया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि इसका उपयोग क्यों करना है, क्यों जरूरी है, और लोग समझ भी रहे हैं। जैसे साफ दिख रहा है कि मास्क का उपयोग लोग कर रहे हैं। हम पीछे तस्वीर दिखाना चाहेंगे जो मास्क जो पंचायत के द्वारा बांटा जा रहा है। जैसा कि जिला प्रशासन के द्वारा जो सूचना मिली है, जानकारी मिली है, उसके तहत जिले के 153 पंचायत में अभी तक लगभग 1.5 लाख से ऊपर के परिवार को 4-4 मास्क और साबुन दिया जा रहा है। लेकिन जिन परिवार में सदस्य ज़्यादा है, मतलब 4 लोगों से ज़्यादा है, वहाँ पर चूल्हा के आधार पर मास्क बांटा जा रहा है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर परिवार में 2 चूल्हा जल रहे हैं एक घर में, क्योंकि 2 अलग अलग भाई हैं और उनकी सदस्यों की संख्या लगभग 10 है, तो उस आधार पर भी चूल्हा ये मास्क दिया जा रहा है। और ये मास्क जो स्थानीय स्तर पर भी तैयार हुआ है ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जैसे यहाँ 10 लोग 12 लोग हैं परिवार हैं, तो और उनका बेटा अगर अलग है, अलग खाना बना रहा है, तो उस हिसाब से जो हड़िया के आधार पर, यानी हंडी जो जुट रहा है उसका जो खाना बनाने के लिए, तो उस आधार पर हम परिवार मान लिए उनको। और सबसे खास बात है कि इसका पहल गांव-गांव तक जाकर किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि वैसी स्थिति में लोग कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए अपना भी सहयोग देंगे, अपना भी साथ देंगे, ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। सीएम नीतीश के निर्देश के बाद गया के शहरी क्षेत्रों में मास्क का वितरण शुरू हो गया है। मेयर और डिप्टी मेयर ने मास्क का वितरण किया, साथ ही लोगों से मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की। शहर के नई गोदाम इलाके में मास्क वितरण का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अरुण चौरसिया ने। सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरी क्षेत्रों में भी आम लोगों के बीच मास्क वितरण का आदेश दिया है। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं गया नगर निगम के महापौर और उप महापौर जो दोनों हैं वो मास्क का वितरण अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। अच्छा बताइए सर, जो कि क्या आदेश मिला और क्या किया जा रहा है? अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ग्रामीण क्षेत्रों कहते शहरी क्षेत्रों में भी मास्क और साबुन इत्यादि बांटने की बात हुई है, परंतु अभी कोई दिशा निर्देश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ, न विभाग से, नगर विकास आवास विभाग से हुआ। परंतु अपने स्तर से आज से हम वितरण प्रारंभ कर दिए हैं। और जो भी शहर के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनके बीच मास्क का वितरण करते हुए ये अपील भी की जा रही है कि वो जहां भी रहें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हर समय मास्क का उपयोग करें। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। राजधानी पटना में 2 तरह का पटना बसता है। एक पटना ऐसा है जहां चमचमाती सड़कें हैं, जहां हर तरह की व्यवस्था है, लेकिन दूसरा भाग ऐसा है जहां की सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, नालों को खुला छोड़ दिया गया है। पटना के इन 2 इलाकों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना का पॉश इलाका कहे जाने वाला कंकड़बाग का इलाका है, पत्रकार नगर का, और डॉक्टर्स कॉलोनी की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये डॉक्टर्स कॉलोनी के समीप की ये एक कॉलोनी है जहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो रिहायशी इलाका है इसमें डॉक्टर रहते हैं, कई नामचीन पत्रकार रहते हैं, इसके अलावा इंजीनियर रहते हैं, तो तमाम जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। लेकिन ये रोड जो है वो इस बात को बयां कर रही है कि जो शासन प्रशासन है वो कितना उदासीन है आम जनों की सुविधा को लेकर के। हालांकि यही आम जन जो है वो टैक्स देते हैं और टैक्स पे सरकार चलती है। अभी हम यहाँ आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये देश रत्न मार्ग की है और यहाँ देख सकते हैं कि बनी हुई जो सड़क थी एकदम से स्मूथ सड़क थी, कहीं कोई गड्ढा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, फिर भी इस रोड को दोबारा से बनाया गया है, कह सकते हैं पुनर्निर्माण किया गया है और लाखों करोड़ों की जो है खर्च इस रोड के निर्माण कार्य पे हुआ है। और इस तरह से कई ऐसे इलाके हैं पटना के जहाँ पे बने हुए जो रोड थे, जो एकदम से सही स्थिति में जो सड़क थी, उस पर फिर से जो है वो सड़क का निर्माण किया गया है। तो सहज समझ सकते हैं कि आम और ख़ास में क्या फ़र्क होती है, वो ये तस्वीर जो है वो साफ कर रही है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है जहां मरकज पर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। मरकज में शामिल होने वाले विदेशियों पर कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है। मरकज में शामिल होने वाले विदेशी नागरिक 10 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड किए गए हैं। इनमें 960 से ज्यादा विदेशी नागरिक शामिल हैं। 10 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड किए गए हैं विदेशी नागरिक। आपको बता दें कि मरकज में शामिल होने के बाद से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े थे और अलग अलग जगहों पर मरकज में शामिल लोग गए थे। ये माना गया था कि उनकी वजह से संक्रमण में बढ़ोतरी हुई और लगातार उसकी जांच भी की गई। जांच में जो मरकज का प्रमुख है अभी भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है, चार्जशीट भी दाखिल की गई। लेकिन अब जो मरकज में शामिल हुए थे विदेशी, उन पर कार्रवाई हुई है, उन्हें 10 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड किया गया है। इनमें 960 विदेशी भी हैं। बिहार एसटीएफ ने बुधवार की रात नवगछिया में 50,000 के नामी अपराधी देव मुनि को एनकाउंटर में मार गिराया है। देव मुनि को 2018 में गिरफ्तार करने पहुंचे तत्कालीन दारोगा आशीष सिंह मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। 2 साल बाद आरोपी अपराधी के मारे जाने के बाद एक बार फिर से आशीष के परिजनों का जख्म उभरकर सामने आया है। शहीद आशीष सिंह के परिजनों ने सरकार पर वादे नहीं पूरे करने का आरोप लगाए। संवाददाता संजय कुमार ने शहीद आशीष के परिजनों से बात की। बिहार एसटीएफ के जाबाजों ने कुख्यात अपराधी दिनेश मुनि को नवगछिया में मार गिराया है और हम पहुंचे हैं फिलहाल उस परिवार में जिस परिवार के मुखिया ने अपनी शहादत दी थी 2 साल पहले। शहीद आशीष कुमार सिंह के परिवार में हम पहुंचे हैं और फिलहाल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो इस परिवार को एक गम साल रहा था, शायद आज कुछ हल्का हुआ होगा वो जख्म जब ये अपराधी मारा गया है। 2 छोटे छोटे बच्चे शहीद सपूत आशीष सिंह के, बस उनके आज आत्मा को शांति मिली। सही बात सही है, कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन एक सवाल हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। आशीष जी ने जो शहादत दी, 2 साल होने को आ रहे हैं, अब अक्टूबर में 2 साल हो जाएगा। जो वायदा किया गया था सरकार की तरफ से, आपके लिए जो वायदे थे वो पूरे हो पाए सरकार की तरफ से? हम नहीं बता सकते हैं कुछ। आरक्षी से लेके आईपीएस होते हैं, आज कभी भी किसी मुठभेड़ के लिए जाते हैं, उनमें मन में एक ही संकोच होता है कि अगर जाते हैं अपनी वीरता के साथ, अगर कहीं हमारे साथ घटना दुर्घटना हो जाएगी, हमारे परिवार को कौन देखेगा? ये सरकार का शहीद पुलिसकर्मियों के लिए सरकार अभी चुकने की बात नहीं कहेंगे। कागजी प्रक्रिया इतना लेट लतीफ होता है, उसका प्रभाव है। तत्काल इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपया की व्यवस्था की जो राशि है किया जाए कि बहादुरी का परिचय देते हुए कानून और कानून की रक्षा करे, जनता की सुरक्षा करे, या बेहतर लोकतंत्र की सरकार हो। देखिए मृत्युंजय सिंह बहुत कुछ खुलकर बोलना नहीं चाहते, लेकिन देखिए जो परिवार है, जो इसकी स्थिति परिस्थिति है, बहुत कचोटता है। मन आने पर एक मीडिया पर्सन के तौर पर भी जब यहाँ पर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची और जो हालात दिख रहे हैं, जो वायदे किए गए थे, अगर वो नहीं पूरे होते हैं तो निश्चित तौर पर परिवार पर क्या बीतती है, जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उस समय कई बातें कही थी, लेकिन आज अगर यह परिवार जो है आज भी अगर उम्मीदों की बात जोड़ रहा है तो इससे बड़ी विडंबना भला और क्या हो सकती है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
वहीं कुख्यात दिनेश मुनि के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद डीजीपी ने आज पटना में शहीद आशीष सिंह के परिजनों से मुलाकात की और कहा कि पूरा पुलिस महकमा उनके साथ है। साथ ही डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार में अपराधियों के खैर नहीं। बता दें कि 2018 में दिनेश मुनि की गोली से ही आशीष सिंह शहीद हुए थे। जो शहीद हुए थे और उसके लिए जितने जिम्मेदार अपराधी थे, आज एक भी अपराधी बाहर नहीं है, सारे सिकंचों के अंदर हैं। और जो मुख्य आदमी वो था वो एसटीएफ के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पटना में विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा की बैठक हुई। जीतन राम मांझी के आवास पर हुई बैठक में फैसला हुआ कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर पीएम से मोर्चा के सदस्य मिलेंगे। मोर्चा की अगली बैठक दिल्ली में होगी। इस बैठक में आरजेडी के विधायक नहीं पहुंचे थे, जिस पर उद्योग मंत्री और जेडीयू नेता श्याम रजक ने बताया कि आरजेडी के विधायक पार्टी की बैठक के कारण नहीं आ पाए। संगठन में कोई मतभेद नहीं। आरजेडी के विधायक लोग अब 2 बैठे हुए थे और लोगों ने भी अपनी सूचना दी थी। दूरभाष के द्वारा उनकी अपनी एक बैठक चल रही थी। इसको ये नहीं माना जाए, अनुसूचित जाति विधानमंडल एक है, एक रहेगा, कोई भी बाधा से वो टकराएगा। आगे बढ़ते हैं। मिथिला पेंटिंग में कई पुरस्कार पा चुकी दरभंगा की आशा झा फिर से चर्चा में हैं। आशा झा इस बार मास्क पर मिथिला पेंटिंग बनवा रही हैं। बाजार में इस मास्क की डिमांड भी बढ़ रही है। ऑनलाइन कंपनी अमेजन ने आशा झा से संपर्क भी किया है। देश में लॉकडाउन हटा है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका प्रचार टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर हो रहा है। काम पर निकलने से पहले मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क की बढ़ती मांग को देखते हुए मिथिला पेंटिंग कलाकार आशा झा कुछ अलग प्रयोग कर रही हैं। घरेलू महिलाओं का समूह बनाकर उनसे मास्क पर मिथिला पेंटिंग करवा रही हैं। मार्केट में मिथिला पेंटिंग से बने मास्क की डिमांड भी बढ़ गई है। बढ़ती मांग को देखते हुए ऑनलाइन कंपनी अमेजन ने उनसे संपर्क भी किया है। बहुत बड़ा मिथिला पेंटिंग का प्लेटफॉर्म है और रोजगार है। घर बैठे लेडीज लोग को रोजगार मिल रहा है। इससे अच्छा और क्या बात हो सकती है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम लोगों के यहाँ से बहुत सारे लोग आके ले जाते हैं। देश विदेश अगल बगल हर जगह से लोग आके ले जाते हैं। आशा झा मैम को बहुत ज़्यादा ऑर्डर आता है। मिथिला पेंटिंग कलाकार आशा झा अपने इस प्रयास से न केवल मिथिला पेंटिंग का प्रचार कर रही हैं, बल्कि पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल का सपना पूरा करने के साथ घरेलू महिलाओं को रोजगार देकर राज्य सरकार की परेशानियां भी दूर कर रही हैं। दरभंगा डीएम त्यागराजन ने आशा झा के इस प्रयास की काफी सराहना की है। साथ ही पंचायत में बांटने के लिए बड़े मात्रा में मिथिला पेंटिंग वाले मास्क का ऑर्डर भी दिया है। आशा झा जी और उस प्रकार की जो पुराने मैथिली मिथिला पेंटिंग के जो कलाकार हैं, उन लोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी हम लोग लगातार उन लोगों पे ऑर्डर दे रहे हैं। मिथिला पेंटिंग का मास्क भी बना करके हम लोग ले। इस सब के माध्यम से कोशिश यही रहेगी कि महामारी के टाइम में किस प्रकार कई लोग इन्वॉल्व किया जाए। कोरोना संकट के इस दौर में 150 से 200 महिलाओं का समूह एक दिन में 500 से 700 मिथिला पेंटिंग वाले मास्क का निर्माण कर लेती हैं। बाजार में इसकी कीमत 20 रुपए से 250 रुपए तक होता है। वाकई में आशा झा के इस प्रयास से न केवल मिथिला पेंटिंग का प्रचार हो रहा है, बल्कि संकट के इस दौर में घरेलू महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे